गरीबी में जीने वाली लड़की को मिली लग्जरी लाइफ और रॉयल ससुराल। नदी के इस पार शहर का सबसे पॉश और हाई प्रोफाइल इलाका था, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन और रईस लोग रहते थे। लेकिन उन सबके बीच सबसे ज्यादा रुतबा था सिंह हवेली का। बड़े ऑटोमेटिक गेट, महंगी गाड़ियां, सामने चलता फाउंटेन और अंदर का रॉयल इंटीरियर। हवेली की हर चीज पैसा और पावर दिखाती थी। सुबह होते ही हवेली का पूरा स्टाफ काम में लग चुका था। कोई टेबल सजा रहा था, कोई खाना सर्व कर रहा था, तो कोई बस एक इशारे का इंतजार कर रहा था। बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर दुनिया भर के महंगे पकवान लगे थे, लेकिन इतनी शान और शौकत के बीच भी राजेश्वरी सिंह अकेली बैठी थी। इतना सारा नाश्ता लगा है, लेकिन किसी को वक्त पर टेबल पर आने की फुर्सत नहीं है। क्या अब इस घर में साथ बैठकर खाना खाने की अहमियत भी नहीं रही? तभी देवेंद्र सिंह हाथ में फाइल और फोन लिए बिजनेस कॉल पर बात करते हुए वहां आते हैं। उनके पीछे एक छोटा रोबोट कॉफी और फाइल्स लेकर चल रहा था। देवेंद्र के बैठते ही कुर्सी अपने आप पीछे सरकी और सामने की स्क्रीन ऑन हो गई। हाँ मिस्टर अरोड़ा, मुझे वो मीटिंग हर हाल में 10 बजे चाहिए। सारे पेपर्स तैयार होने चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम फैमिली को भी दे दिया कीजिए। सुबह से बस काम, फोन और मीटिंग। कम से कम आराम से नाश्ता तो कर लीजिए। तभी रोबोट आगे बढ़कर देवेंद्र सिंह को गरम ब्लैक कॉफी सर्व करता है। देवेंद्र बिना किसी की तरफ देखे कॉफी का कप उठाकर फिर फोन में बिजी हो जाते हैं। देखो राजेश्वरी, मुझे तुम्हारी इन फालतू की घरेलू बातों के लिए वक्त नहीं है। सुबह सुबह मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ और वो मेरे रोबोट ने मुझे सर्व कर दी है। मुझे इस भारी भरकम नाश्ते की जरूरत नहीं है। तुम सब खाना खाओ और मेरे करोड़ों के प्रोजेक्ट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। देवेंद्र सिंह जल्दी से ब्लैक कॉफी खत्म करते हैं और फोन पर बात करते हुए वहां से बाहर निकल जाते हैं। उनके पीछे एक रोबोट उनका ब्रीफकेस लेकर कार की तरफ चला आता है। राजेश्वरी सिंह बस चुपचाप उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है। तभी ऊपर से निहारिका और साक्षी भारी मेकअप और ब्रांडेड कपड़ों में सज धज कर नीचे आती हैं। हाय निहारिका, आज की किटी पार्टी वाकई धमाकेदार होने वाली है। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। मेरे फार्म हाउस पर हम सब बहुत मजे करेंगे। आज तो बस पार्टी मोड ऑन है यार। बिल्कुल साक्षी भाभी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे भी इस घर की बोरियत से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आज तो ढेर सारी फोटोज क्लिक करेंगे और सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। हॉल में बैठी राजेश्वरी ने जैसे ही अपनी बेटी और बड़ी बहू को देखा, वो दंग रह गई। दोनों घर की जिम्मेदारियां और बीमार बच्चे को भूलकर सज धज कर हंसी मजाक में लगी थीं। ये देखकर राजेश्वरी की आंखें नम हो गईं। तुम दोनों सुबह सुबह इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? और बहू, तुमने तो कल कहा था कि विराज को आज डॉक्टर के पास लेकर जाना है। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही, वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। ओहो मम्मी जी, मैं वाकई भूल गई थी। मेरा मतलब है कि मुझे याद तो था, पर अब मेरी बहुत बड़ी कमिटमेंट हो गई है। अगर मैं अपनी सहेलियों को मना कर दूंगी तो लोग कहेंगे कि मैं जुबान की पक्की नहीं हूँ। लोगों की टेंशन है तुम्हें, पर अपने बेटे की नहीं। वो 6 साल का बच्चा है, उसे माँ की जरूरत है। उसे डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। मम्मी जी, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा मूड खराब है उसका, बाद में दिखा देंगे। और वैसे भी इस घर में नौकरों की फौज है, उसकी पर्सनल नैनी है, पूरा स्टाफ है, कोई भी ले जाएगा उसे डॉक्टर के पास। मेरा जाना जरूरी नहीं है। राजेश्वरी सिंह के मन में सवालों का तूफान था। वो साक्षी को रोककर विराज की तबीयत और उसकी जिम्मेदारियों पर बात करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही साक्षी और निहारिका हंसते खिलखिलाते हवेली से बाहर निकल गईं। राजेश्वरी की आंखों में नमी आ जाती है। तभी बड़ा बेटा विराट लड़खड़ाते हुए कदमों से घर के अंदर आता है। उसके मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही थी। विराट, तुम फिर सुबह सुबह शराब पी कर आए हो? ये क्या हाल बना रखा है अपना? रात भर कहाँ थे तुम? घर की कोई फिक्र है भी या नहीं? मम्मी प्लीज, अब आप लेक्चर शुरू मत कीजिए। मेरा सिर पहले से ही फट रहा है। और ये पापा कहाँ हैं? मुझे उनसे पैसे चाहिए। मेरा नया गोवा प्रोजेक्ट आने वाला है। तभी देवेंद्र सिंह, जो अपनी इम्पोर्टेंट फाइल भूल गए थे, अंदर आते हैं और विराट को इस हाल में देखकर भड़क जाते हैं। शर्म आती है मुझे कि तुम मेरे बेटे हो। कब समझो कि अपनी जिम्मेदारियां तुम? हाँ, सुबह के 10 बज रहे हैं और तुम नशे में धुत हो। तुमसे छोटा आरव है, कम से कम उससे ही कुछ सीख लो तुम। आप जिम्मेदारियों की बात मत किया कीजिए। आपने भी अपनी बहुत सी जिम्मेदारियां सिर्फ मम्मी के भरोसे छोड़ दी थी। उनमें से आपके 3 बच्चे भी थे, जिन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। खैर छोड़िए, 2 करोड़ कैश चाहिए मुझे। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आरव सिंह की नजर हॉल के तनाव भरे माहौल पर पड़ी। विराट और देवेंद्र को आमने सामने देख वो तुरंत शांत चेहरे के साथ उनके पास आ गया। अरे पापा, क्यों सुबह सुबह टेंशन ले रहे हैं आप?
बीपी हाई हो जाएगा। विराट भैया आप जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। मम्मी आप नाश्ता कीजिए, मैं आपके साथ बैठता हूँ। विराट गुस्से में पैर पटकते हुए एलिवेटर की तरफ चला जाता है। देवेंद्र भी फाइल लेकर बड़बड़ाते हुए बाहर निकल जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ राजेश्वरी और आरव बचते हैं। बेटा, इस घर में कभी शांति नहीं होगी। रोज का यही ड्रामा है। इतना खाना बनता है और रोज सब कूड़े में जाता है। बहू को पार्टी से फुर्सत नहीं, बेटे को शराब से और तुम्हारे पापा को काम से। मम्मी आप उदास मत होइए, आप टेंशन लेंगी तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैं हूँ ना आपके पास, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। माँ देखो इस तरफ, शर्मा जी के घर में सिर्फ 2 लोग रहते हैं। उनके बच्चे बाहर हैं, फिर भी वो कितने खुश हैं। और हमारा भरा पूरा परिवार होने के बावजूद कोई किसी का नहीं है। विराज को देखो, बेचारा अकेलापन झेल रहा है। तभी विराज दौड़ता हुआ आता है। उसके पीछे उसकी नैनी और 2 नौकर भाग रहे होते हैं। मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे मम्मी के पास जाना है। कोई मेरे साथ नहीं खेलता, सब मुझे डांटते रहते हैं। इतना कहकर विराज उदास होकर अपने खिलौने वाले किड्स एरिया की तरफ चला जाता है। देख रही है ना मम्मी, इतने खिलौने हैं इसके पास, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। यही अकेलापन इसे चिड़चिड़ा बना रहा है। चलिए मम्मी थोड़ी देर टेरेस पर चलते हैं, वहीं थोड़ा सुकून मिलता है। आरव अपनी माँ के साथ धीरे धीरे छत पर आ गया। हल्की हवा चल रही थी। आरव बैल्कनी के पास जाकर खड़ा हो गया और दूर नदी के उस पार फैली झोपड़ियों और कच्चे मकानों वाली बस्ती को चुपचाप देखने लगा। मम्मी मैं अक्सर यहाँ से उस बस्ती को देखता हूँ। वहाँ बच्चों के पास फटे हुए कपड़े हैं, खेलने के लिए खिलौने भी नहीं है, पर वो कितने खुश होकर भागते दौड़ते हैं। उनके माँ बाप शायद उनके साथ वक्त बिताते हैं। माँ आरव की नजरें अब भी नदी के उस पार टिकी थीं। वहीं दूसरी तरफ उसी बस्ती की तंग गलियों में सुबह की भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी। कहीं बच्चे बाहर खेल रहे थे तो कहीं औरतें पानी भर रही थीं। उन्हीं छोटे छोटे कच्चे घरों में से एक घर के अंदर आर्या शर्मा बैठी हुई थी कि तभी अचानक चलता हुआ पंखा रुक गया। अजय देखो तो पंखा क्यों बंद हो गया। इतनी गर्मी है और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। दीदी बाहर बिजली वाले आए थे, वो कह रहे थे कि 3 महीने से बिल नहीं भरा गया है, इसलिए उन्होंने कनेक्शन काट दिया। अब क्या होगा दीदी? अच्छा तू परेशान मत हो, कोई न कोई इंतजाम मैं कर लूंगी, लेकिन पहले माँ को देखो, बुखार तो नहीं है। पंखा बंद होते ही छोटे से कच्चे घर में घुटन और बढ़ गई। आर्या तुरंत अपनी बीमार माँ सुनीता के पास जाकर बैठ गई। आर्या बेटी, मेरी वजह से तुम दोनों इतनी परेशानी झेल रहे हो। अगर मैं ठीक होती तो कम से कम कुछ काम तो कर पाती। माँ आप ऐसी बातें मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहीं न कहीं काम ढूंढ लूंगी। अजय जरा मटका देख, पानी है क्या? दीदी मटका तो खाली है, नल से भी पानी नहीं आ रहा, मोटर बंद पड़ी है ना। चल फिर नदी से पानी ले आते हैं, कपड़े और बर्तन भी वहीं धो लेंगे। इतना कहकर आर्या और अजय खाली बाल्टियां और बर्तन उठाकर घर से निकल गए। कुछ ही देर में दोनों नदी के किनारे पहुंच गए, जहां बस्ती के कई लोग पहले से पानी भर रहे थे। तभी कमला ने आर्या को देखा और ताना मारते हुए हंस पड़ी। अरे देखो तो आ गई बड़ी मालकिन, सुना है इनके घर की बत्ती गुल हो गई है, अब नदी का पानी ही नसीब होगा इन्हें पीने के लिए। चाची मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमारा मजाक उड़ा रही हैं? मुसीबत नहीं, ये तुम्हारे बाप के कर्मों का फल है। कहते हैं उन्हें कोई ऐसी बीमारी थी जो दूसरों को भी लग सकती है। तुम जैसे लोगों से तो दूर रहना ही अच्छा है। आर्या चुपचाप अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और नदी से पानी भरने लगती है। अजय उसे सहमी हुई नजरों से देख रहा था। अजय लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, हमें बस अपना काम करना है। तू ये छोटा वाला बर्तन पकड़। आर्या भारी बर्तन संभालते हुए थके कदमों से घर की तरफ बढ़ रही थी। माथे पर पसीना था, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उससे भी भारी था। भाई की स्कूल की फीस, माँ की दवाइयाँ और घर का राशन, हर चिंता उसके साथ चल रही थी। कुछ देर के बाद आर्या और अजय घर पहुंच गए। आर्या ने थकी नजरों से पूरे कमरे को देखा, तभी उसे महसूस हुआ कि अजय आज चुप है। क्या हुआ अजय, तू इतना चुप क्यों है? भूख लगी है क्या? दीदी मोहल्ले के बच्चे मुझे अपने साथ नहीं खिलाते, वो कहते कि मैं गंदा हूँ। अजय की बातें सुनकर आर्या का दिल भर आया, लेकिन बड़े होने का फर्ज निभाते हुए उसने अपने आंसू छिपाए और भाई का हाथ थामकर उसे समझाने लगी। तू गंदा नहीं है अजय, तू तो मेरा बहुत अच्छा भाई है। और देखना मैं कोई न कोई काम ढूंढ लूंगी, फिर अपने भाई के लिए अच्छे कपड़े भी लेकर आऊंगी। आर्या की बातें सुनकर अजय का मन थोड़ा सा हल्का हो गया, लेकिन आर्या जानती थी कि सिर्फ समझाने से भूख नहीं मिटती। यही चिंता लिए वो चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में हर डिब्बा खाली पड़ा था। काफी तलाशने के बाद आर्या को बस एक बासी रोटी मिली। उसने उसे पानी में भिगोकर नरम किया ताकि अजय खा सके।
अजय, ये ले खा ले, आज थोड़ा कम है, पर कल मैं पक्का कुछ अच्छा बनाऊंगी। आर्या खुद भूखी रह गई, लेकिन माँ और अजय को खाना खिलाकर चुपचाप छत पर आ गई। उसकी आंखों में बस एक ही चिंता थी, कल उसे हर हाल में कोई काम ढूंढना था। अगले दिन आर्या काम की तलाश में बस्ती के कुछ घरों में जाती है, पर उसे हर जगह बेइज्जती मिलती है। तुम यहाँ काम मांगने आई हो? अपनी हालत देखी है? खबरदार जो दोबारा यहाँ किसी चीज को हाथ लगाया, जाओ जाकर कहीं और ढूंढो। साहब प्लीज मुझे काम दे दीजिए, मेरा भाई भूखा है, माँ बीमार है, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। आर्या ने ऐसी कई घरों में काम मांगा, लेकिन हर जगह उसे बेइज्जती और ठुकराहट ही मिली। हार कर वो रास्ते किनारे बैठ गई। तभी वहाँ शांति चाची गुजर रही थी। अरे आर्या बेटा, क्या हुआ? तू यहाँ सड़क पर बैठकर क्यों रो रही है? घर में सब ठीक तो है? चाची, कोई मुझे काम नहीं दे रहा, सब लोग पुरानी बातों को लेकर मुझे ताने देते हैं। घर में खाने को दाना नहीं है और बिजली भी कट गई है, मैं क्या करूं? तू हिम्मत मत हार आर्या। देख, नदी के उस पार जहाँ बड़े रईस रहते हैं, वहाँ मेरा चचेरा भाई भानु सिक्योरिटी गार्ड है। वो बता रहा था कि वहाँ रहने वाले शर्मा अंकल और आंटी के बच्चे विदेश में रहते हैं। उन्हें घर में साथ देने और ख्याल रखने के लिए एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। पर चाची, वो इतने बड़े लोग हैं, हमें अपनी दहलीज भी पार करने देंगे क्या? मैं तो एक मामूली बस्ती की लड़की हूँ। तू ये क्यों भूल जाती है कि तू ग्रेजुएट है? बड़े घरों में नौकर भी पढ़े लिखे ही रखे जाते हैं। तू बस हाँ कर, मैं भानु से बात करती हूँ, वो सब संभाल लेगा। शांति चाची की बातों ने आर्या के मन में एक उम्मीद की किरण जगा दी। अगले दिन दोपहर का वक्त था। शांति चाची मुस्कुराती हुई आर्या के पास आई। भानु ने शर्मा जी से आर्या की पढ़ाई और उसकी सादगी के बारे में बात की। आर्या, खुशखबरी है बेटा, भानु ने बात कर ली है। शर्मा जी तुझे कल मिलने के लिए बुला रहे हैं। अगर उन्हें तू पसंद आ गई तो तेरी नौकरी पक्की। अगले दिन सुबह आर्या ने अपने सबसे साफ कपड़े पहने और शांति चाची के साथ हवेली की तरफ निकल पड़ी। सिंह हवेली के ठीक बगल वाले बंगले के गेट पर भानु खड़ा इंतजार कर रहा था। आर्या बेटा, डरना मत, मैंने साहब से कह दिया है कि तू बहुत होनहार है, बस तमीज से बात करना, समझो काम हो गया। भानु आर्या को शर्मा जी के घर के अंदर लेकर गया। कुछ सवाल जवाब करने के बाद शर्मा आंटी मुस्कुराई और आर्या के हाथ में एडवांस के कुछ पैसे रख दिए। आज से तुम यहाँ काम करोगी बेटी, तुम्हारी नौकरी पक्की। ये सुनते ही आर्या की आंखें भर आईं। इतने दिनों के बाद उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक नई रोशनी आई थी। शुक्र है ऊपर वाले का, अब माँ की दवा और अजय की पढ़ाई नहीं रुकेगी। आर्या ने पहले ही दिन शर्मा आंटी की ऐसी सेवा की कि उन्होंने खुश होकर उसे विदा किया। हाथ में एडवांस के पैसे थामे आर्या खुशी खुशी घर की ओर भाग रही थी। उसे अपनी माँ सुनीता को ये खुशखबरी जो देनी थी, तभी अचानक मोड़ पर उसकी टक्कर साक्षी से हो गई। अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता? कहाँ से ये बदबूदार गरीब इस हाई प्रोफाइल इलाके में घुस आते हैं। भानु, ऐसे कचरा लोगों का हमारी एलिक सोसाइटी में आना बंद करो। मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, मैं बस बहुत खुशी में थी इसलिए ध्यान नहीं रहा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अपनी ये गरीबी वाली शक्ल यहाँ से ले जाओ, वरना पुलिस बुलवा दूंगी, बदतमीज कहेगी। आर्या आंसू छिपाते हुए तेज कदमों से घर लौट आई। रास्ते भर उसे लोगों की बातें और अपनी बेइज्जती याद आती रही, लेकिन परिवार का ख्याल आते ही उसने खुद को संभाल लिया। घर पहुंचते ही अजय दौड़कर उसके पास आया। सुनीता भी उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी। दीदी, काम मिला ना? हाँ अजय, काम मिल गया। ये सुनते ही अजय खुशी से उछल पड़ा। सुनीता की आंखों में भी राहत दिखने लगी। ऊपर वाला तेरा भला करे बेटी। परिवार की खुशी देखकर आर्या अपने सारे आंसू दिल में ही छुपा गई। वक्त गुजरता रहा और वक्त के साथ आर्या ने अपनी मेहनत और ममता से शर्मा परिवार का दिल जीत लिया था। वो शर्मा अंकल को समय पर दवा देती और रोजाना आंटी के पैरों में तेल लगाकर उनकी सारी थकान मिटा देती। जब शर्मा अंकल के बच्चे विदेश से वीडियो कॉल करते तो वो भी आर्या को छोटी बहन कहकर बुलाते। आर्या की सेल्फलेस केयर की चर्चा अब सिंह हवेली तक भी पहुंचने लगी थी। आरव, कल मैं शर्मा जी के घर गई थी। वाकई वो आर्या बहुत ही सलीके वाली लड़की है। उसने मेरा चेहरा देखते ही समझ लिया कि मेरे पैरों में दर्द है और जिद करके उसने तेल मालिश की। मेरा बरसों का दर्द जैसे खिंच गया हो। ओहो मम्मी जी, आप भी कितनी भोली हैं। ये छोटे लोग बहुत शातिर होते हैं। ये पैर दबाना और सेवा करना सिर्फ एक नाटक है ताकि आप जैसे रईसों की जेब से एक्स्ट्रा पैसे ऐड सके। ये सब इनकी सोची समझी प्लानिंग होती है, कोई प्यार व्यार नहीं। भाभी, दुनिया की हर चीज को पैसों और क्लास के चश्मे से देखना बंद कीजिए। मैंने रोजाना बैल्कनी से देखा है, वो लड़की तब भी वैसे ही सेवा करती है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता है। उसकी आंखों में वो सच्चाई है जो आपके महंगे ब्रांड्स में भी नहीं मिलती। आरव, तुम तो आजकल उस नौकरानी के वकील बने घूम रहे हो।
कहीं उसकी सादगी का जादू तुम पर तो नहीं चल गया? शाम को जब आर्या काम खत्म करके घर लौट रही थी कि अचानक आरव ने उसके सामने अपनी कार रोकी और बाहर आ गया। आर्या, मैं काफी समय से तुम्हें देख रहा हूँ और जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। आर्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें रोज अपनी छत से देखता हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। क्या साहब, ये कैसा मजाक है? आप रईस लोग गरीबों की फीलिंग से खेलने का कोई मौका नहीं छोड़ते ना? अरे ये मजाक नहीं, मेरा फैसला है आर्या। साहब, अपनी क्लास देखिए और मेरी औकात। आपके घर की बड़ी बहू मुझे अपनी चप्पल की धूल के बराबर समझती है। हकीकत में ये मुमकिन नहीं है। ये नदी की दीवार जो अमीरी और गरीबी को अलग करती है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। प्लीज अपनी दुनिया में वापस जाइए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आर्या अपनी भीगी आंखें पोंछते हुए तेजी से वहां से भाग निकली और आरव बस उसे जाते हुए देखता रह गया। उसे पता था कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन उसका इरादा अब और भी पक्का हो चुका था। आरव सीधा अपने मॉम डैड के पास जाता है और अपने दिल का हाल उन्हें बताता है। क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो है आर्यन? उस नौकरानी से शादी करोगे तुम? हाँ, लोग हंसेंगे मुझ पर, मेरी बिजनेस डील्स खराब हो जाएंगी। क्या सच में तुझे आर्या पसंद है? मुझे भी पसंद है। पापा, आपने हमेशा पैसों को रिश्तों से ऊपर रखा है। देखिए आज घर का क्या हाल है। राहुल भाई शराबी बन गए, भाभी को सिर्फ पार्टी से मतलब है। मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए पापा। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो इस घर को वापस से घर बना सके, और वो सिर्फ आर्या कर सकती है। जो भी हो, मैं शादी की इजाजत कभी नहीं दूंगा। अगर तुमने उससे शादी की तो तुम्हें इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे आपकी जायदाद नहीं चाहिए पापा, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, और अगर आप नहीं देंगे तो भी मैं आर्या से ही शादी करूंगा। घर में कोहराम मच जाता है। साक्षी और निहारिका आग में घी डालने का काम करती हैं। देखा मम्मी जी, मैंने कहा था ना, ये गरीब लड़कियां बहुत तेज होती है। कैसे आरव को अपने जाल में फंसा लिया। वाह, व्हाट अ ट्रांजिशन। घर की नौकरानी से सीधे घर की मालकिन। भाई का टेस्ट इतना खराब होगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। उस गंदी बस्ती की लड़की के साथ हम एक टेबल पर बैठेंगे, कभी नहीं। अब जब आप सब लोगों ने अपनी बातें कह दी हैं तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए। अगर आर्या इस घर की बहू नहीं बनेगी तो आरव भी इस घर का बेटा बनकर नहीं रहेगा। हवेली में अगले 3 दिनों तक जैसे मातम सा छा गया। आरव ने ना तो किसी से बात की और ना ही ऑफिस गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। राजेश्वरी सिंह का रो रो कर बुरा हाल था और देवेंद्र सिंह का बिजनेस आरव के बिना लड़खड़ाने लगा था। अंत में बेटे की जिद और गिरते बिजनेस को देख देवेंद्र सिंह को झुकना ही पड़ा। राजेश्वरी, आरव से कहो कि हम तैयार हैं उसकी शादी आर्या से कराने के लिए। लेकिन पापा। बस साक्षी, अब और बहस नहीं। आरव को कहो कि हम उस लड़की का हाथ मांगने उसके घर चलेंगे। ये सुनकर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगले दिन जैसे ही सिंह हवेली की गाड़ियां उस तंग गली में खड़ी हुई, पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। लोग अपनी खिड़कियों और छतों से झांकने लगे। मोहल्ले वालों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था, लेकिन जहां कुछ लोग खुश थे वहीं जलने वालों की कमी नहीं थी। देखा, मैं तो पहले ही कहती थी ये लड़की वहाँ काम करने नहीं जाल बुनने जाती है। जरूर इस अमीर लड़के को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया होगा। अरे भाई, ये तो फिल्म जैसा हो गया। जो लड़की कल तक पानी के लिए तरसती थी, आज वो करोड़ों की मालकिन बनेगी। बाहर मोहल्ले में औरतें जहर उगल रही थीं और अंदर आरव और आर्या के रिश्ते की बातें हो रही थीं। आर्या, बाहर की बातों पर ध्यान मत दो। आज से तुम इस बस्ती की मामूली लड़की नहीं, सिंह खानदान की बहू हो। हाँ बेटा, अब तुम हमारे घर की रौनक हो। सुनीता जी, रिश्ता पक्का समझिए। डरो मत आर्या, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो आज ताने दे रहे हैं ना, कल वही तुम्हारे लिए पलकें बिछाएंगे। रिश्ता पक्का हुआ और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। जिस मोहल्ले की धूल भरी गलियों में आर्या कभी पानी के लिए तरसती थी, आज वहाँ फूलों से सजी गाड़ियों का तांता लगा था। किस्मत ने ऐसी करवट बदली कि कल की नौकरानी आज रॉयल ससुराल में बहू बनकर आ गई थी। देख रही हो निहारिका, कल तक जो यहाँ हमारे पैरों में तेल लगाती थी, आज वो इस घर की रानी बनकर आ रही है। सच कहा भाभी, भाई ने एक मामूली लड़की को हमारे सिर पर बैठा दिया। इन कड़वे तानों के बीच आर्या ने जैसे ही कदम बढ़ाया, हवेली के सेंसर वाले ऑटोमेटिक गेट अपने आप खुल गए। अंदर का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक मशीनें काम कर रही थीं। जो सफाई कल तक आर्या खुद हाथों से करती थी, आज वहाँ स्मार्ट रोबोट्स फर्स्ट चमका रहे थे। यहाँ तो सब कुछ इशारों पर चलता है, लाइट से लेकर दरवाजों तक।
देख लो निहारिका, इसे तो स्मार्ट होम का मतलब भी नहीं पता होगा। अब ये यहाँ झाड़ू नहीं रिमोट ढूंढेगी। आर्या, ये तुम्हारा नया घर है, यहाँ तुम्हें हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक है, बस आराम करो। रात गहराते ही हवेली का सेंसर सिस्टम नाइट मोड पर आ गया। रॉयल ससुराल देखकर आर्या अभी भी सुन्न थी। तभी सब अपने अपने कमरों की ओर बढ़ने लगे। हे, सब अपने कमरों में जा चुके हैं आर्या, चलो अब तुम्हें आराम करना चाहिए। हॉल की लाइट्स खुद ब खुद धीमी हो गई। साक्षी और निहारिका के जाने के बाद हॉल में सन्नाटा छा गया। आर्या भारी मन और नई उम्मीदों के साथ अपने रॉयल कमरे की ओर बढ़ गई। अगले सुबह आर्या की पहली रसोई की रस्म थी। हाईटेक किचन में स्मार्ट रोबोट्स और यूनिफॉर्म पहने सर्वेंट्स मुस्तैद थे। आर्या ने उनकी मदद से सेंसर वाले चूल्हे पर शाही नाश्ता तैयार किया और उसके बाद वो वहां बैठी सबका इंतजार कर रही है कि लोग आएं और नाश्ता करें। बहुत इंतजार के बाद उसने सर्वेंट से पूछा, कोई आया क्यों नहीं? नाश्ता लग चुका है। मैम, इस घर में सब अपने अपने कमरों में ही खाना पसंद करते हैं, यहाँ साथ बैठकर खाने का रिवाज नहीं है। इतना बड़ा घर, इतनी सुख सुविधाएं, पर एक साथ बैठकर खाना खाने वाला कोई नहीं। ये कैसा रॉयल परिवार है जहाँ इंसान मशीनों की तरह अकेला रहता है। तभी आर्या की आंखों में आंसू देखकर आरव वहां आ गया। उसने चुपचाप आर्या के पास वाली कुर्सी खींची और बैठ गया। हे, उदास मत हो, कोई आए ना आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ बैठकर खाऊंगा। आरव ने आर्या को अपने हाथों से निवाला खिलाया। पूरी टेबल खाली थी, पर उन दोनों के बीच का प्यार उस सूने हॉल को भर गया। नाश्ते के बाद राजेश्वरी जी ने मुंह दिखाई की रस्म रखी। रईस मेहमान हवेली पहुंचने लगे। आर्या को ऑटोमेटिक मसाज चेयर पर बिठाया गया। मशीनों ने चंद मिनटों में मेकअप और बाल सेट कर दिए। आर्या दंग रह गई। घूंघट की ओट से वो चमकती दुनिया को देख रही थी कि तभी साक्षी और निहारिका उसे मेहमानों के बीच ले आईं। आर्या, ध्यान रहे, यहाँ स्मार्ट सर्वर्स ड्रिंक्स लाएंगे, बस बटन दबाना है, चिल्लाकर किसी को बुलाना मत, वरना हमारी नाक कट जाएगी। वाह, सिंह खानदान की बहू तो वाकई किसी राजकुमारी जैसे दिखती है। रस्म के बीच एक छोटा रोबोटिक ट्रे मेहमानों को तोहफे बांट रहा था। अचानक वो ट्रे एक बच्चे से टकराकर लड़खड़ाने लगा। आर्या ने फुर्ती से आगे बढ़कर ट्रे को संभाला और बच्चे को गिरने से बचा लिया। हमारी बहू को सिर्फ सजना संवरना नहीं आता, उसे रिश्तों और अपनों को संभालना भी आता है। मशीन के काम में टांग अड़ाना इसकी पुरानी आदत है। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। आर्या धीरे धीरे इस हवेली के माहौल को समझने लगी थी। कभी वो विराज के साथ वक्त बिताती और उसके अकेलेपन को थोड़ा कम करती। एक दिन पूरा परिवार शॉपिंग मॉल आया। जी कहिए, आपको क्या लेना है? राजेश्वरी जी, ये आपकी नई बहू है ना? बताइए इनके लिए क्या दिखाऊं? कोई बढ़िया पोछा हो तो इसके लिए दिखाइए, ये पोछा बहुत अच्छा मार लेती है। चुप हो जाओ साक्षी, क्या गलत कहा मम्मी भाभी ने? सही तो कह रही है। साक्षी और निहारिका की वजह से आज भरे मॉल में आर्या को हंसी का पात्र बनना पड़ा। उसने कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप घर आई, एक कोने में बैठ गई और देर तक उदास रही। आंखें भरी थीं पर आंसू गिरने नहीं दिए। यही उसकी आदत थी, दर्द को अंदर ही पी जाना। एक दिन आर्या किचन में थी, तभी देवेंद्र जी की आवाज आई। अरे, मेरी कॉफी बनी कि नहीं? कोई मुझे कॉफी पिलाएगा कि नहीं? मेरे सिर में काफी दर्द हो रहा है, मुझे कॉफी चाहिए। पापा जी, मैं अभी आपकी कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ। आई बड़ी पापा जी को कॉफी पिलाने वाली, अभी इसकी कॉफी बनवाती हूँ। इतना कहकर साक्षी हॉल से किचन में आती है। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? जेठानी जी, वो मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी और अभी पापा जी के लिए कॉफी बना रही हूँ। अच्छा, तुम्हें पता है ना कि पापा जी खास मसाले वाली कॉफी पीते हैं। खास मसाले वाली कौन सी कॉफी होती है जेठानी जी? साक्षी एक मसाले की डिब्बी निकालती है और आर्या को देती है। इस मसाले के साथ ही पापा जी की कॉफी बनाना, वरना पापा जी कॉफी फेंक देंगे। थैंक यू जेठानी जी, आपने मुझे बता दिया, वरना पापा जी मुझसे नाराज हो जाते। रहने दो, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है, बस मैंने पापा जी के लिए बता दिया। आर्या साक्षी के दिए खास मसाले को कॉफी में डालकर देवेंद्र को देती है। देवेंद्र कॉफी पीता है। बहू, ये कैसी कॉफी बनाई है तुमने? बिल्कुल ऐसा लग रहा है तुमने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। पापा, गरीब घर की बहू लाएंगे तो वैसा ही होगा, कुछ समझकर कुछ डाल दिया होगा इस गरीब गवार ने। सो सैड, आज आपको मसाले वाली चाय पीनी पड़ी। सॉरी, गरम मसाले वाली। आप क्या करे, गरीब बहू है। आर्या आज भी चुपचाप अपनी बेइज्जती सह गई। आर्या उदास थी। उसकी उदासी को देखते हुए राजेश्वरी गाड़ी साफ करवाती है और साक्षी व निहारिका के साथ आर्या को क्लब भेजती है। क्लब में साक्षी और निहारिका अपनी सहेलियों के पास आती हैं। निहारिका जी, आप इस गरीब को यहाँ क्यों लेकर आई? माँ जी को मना कर देती ना। रहने दीजिए ना भाभी, क्लब में कौन बार बार काउंटर पर जाकर कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आएगा? कौन बार बार फूड काउंटर पर जाकर खाना लेकर आएगा? ये रहेगी तो यही हमारा काम करेगी।
साक्षी और निहारिका क्लब में डांस करते हुए एंजॉय करने लगती हैं। वहीं आर्या क्लब में चारों तरफ दौड़ भाग कर कभी कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आती है, तो कभी साक्षी के लिए खाना लेकर आती है, तो कभी निहारिका के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है। ऐसे ही रात होती है और तीनों घर आ जाती हैं। आर्या दिन भर की थकान से अपने मखमली बिस्तर पर पड़ते ही सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन निहारिका की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। प्रिया अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई थी और देवेंद्र सिंह ऑफिस में थे। आर्या ने पूरी रात जाकर निहारिका के सिर पर ठंडी पट्टियां रखी और उसकी देखभाल करती रही। भाभी, तुम अभी तक सोई नहीं? मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। कैसी बातें कर रही हो निहारिका, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तबीयत खराब में अपनों के साथ ही सबसे बड़ी दवा होती है। ये काढ़ा पी लो, सुबह तक ठीक हो जाओगी। अगली सुबह जब निहारिका उठी तो उसका बुखार उतर चुका था। उसे अपनी पुरानी बातों पर बहुत पछतावा हुआ। उसने आर्या का हाथ पकड़कर माफी मांगी। मुझे माफ कर दो आर्या भाभी, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, पर तुमने मेरी जान बचाई। अब से तुम मेरी सहेली और बड़ी बहन जैसी हो। अब बारी साक्षी की थी। एक शाम डाइनिंग टेबल पर राहुल और देवेंद्र सिंह के बीच में फिर से बहस हो गई। राहुल ने गुस्से में ग्लास तोड़ दिया और चिल्लाने लगा, मुझे कोई नहीं समझता इस घर में, सब मुझे एक शराबी समझते हैं। भाई साहब, शराब आपकी समस्या का समाधान नहीं है। आप इसलिए पीते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोई आपकी बात नहीं सुनता, पर हम सब यहाँ हैं। आप एक बार कोशिश तो कीजिए। आर्या की बातों में इतनी सच्चाई थी कि विराट शांत हो गया। उसने पहली बार उस रात शराब नहीं पी। धीरे धीरे पूरा परिवार एक होने लगा था। ऐसे ही एक दिन आर्या ने अपने मायके को याद किया। निहारिका, तुम उदास क्यों हो? आर्यन, मुझे माँ की याद आ रही है। पता नहीं अजय ने खाना खाया होगा या नहीं। वहाँ बिजली फिर से कट गई होगी। तो चलो ना, आज हम सब बस्ती चलते हैं। माँ पापा, आप सब भी चलिए। देवेंद्र सिंह पहले तो हिचकिचाए, पर आर्यन की जिद करने पर पूरी सिंह हवेली का परिवार महंगी गाड़ियों में बैठकर उस कच्ची बस्ती पहुंचा। वहां पहुंचते ही मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। लो भैया, आ गए अमीर लोग अपनी बहू को वापस छोड़ने। मैंने कहा था ना, ये शादी टिकेगी नहीं। निहारिका, क्या हुआ, निकाल दिया क्या घर से? जबान संभाल कर बात कीजिए। आर्या हमारी बहू है और इस घर की इज्जत है। अगर किसी ने उसके बारे में एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहल्ले वाले साक्षी के तेवर देखकर हक्के बक्के रह गए। आर्या दौड़कर अपनी माँ सुनीता के गले लग गई। आर्या बेटी, तो ठीक तो है। ये सब लोग, आपकी बेटी ने हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। हमें माफ कर दीजिए कि हमने इसे आपसे दूर रखा। माँ जी, हमने फैसला किया है कि अब आप और अजय हमारे साथ हवेली में रहेंगे। वहाँ बहुत जगह है और आर्या को भी आपकी जरूरत है। देखा सुनीता, मैंने कहा था ना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आर्या की नेकी ने आज दो किनारों को जोड़ दिया। देवेंद्र सिंह ने आगे बढ़कर अजय के सिर पर हाथ रखा। बेटा, कल से तुम्हारा एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में होगा। तुम पढ़ लिख कर बड़े इंसान बनना। आर्या, मुझे माफ करना बेटी, मैंने तुम्हारी गरीबी देखी पर तुम्हारा अमीर दिल नहीं देखा। आर्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस बस्ती में उसे ताने मिलते थे, आज वहीं उसे सम्मान के साथ विदा किया जा रहा था। वो वापस हवेली आई, पर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसका पूरा संसार उसके साथ था। आर्या का भाई और माँ आर्या के रॉयल ससुराल में आते हैं और सभी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। डाइनिंग टेबल सजी हुई थी, लेकिन इस बार कोई फोन पर नहीं था, कोई पार्टी के लिए जल्दी में नहीं था। सब साथ बैठकर आर्या के हाथ का बना खाना खा रहे थे। चाची, मिस्टर क्लीन भी हमारे साथ नाश्ता करेगा क्या? मिस्टर क्लीन वो लोग रोबोटिक सर्वेंट को कहते थे। नहीं चिंटू, वो तो अपना काम कर रहा है। तुम अपना पराठा खत्म करो। आर्या ने खिड़की से बाहर नदी की तरफ देखा। अब उसे वो नदी दो हिस्सों में बांटने वाली दीवार नहीं, बल्कि एक सुंदर पुल जैसी लग रही थी। गरीबी के साये से निकलकर वो एक ऐसे राजमहल की रानी बनी थी जहां सोना चांदी तो था ही, पर अब वहां प्यार और सुकून की भी कोई कमी नहीं थी।